हेलो फ्रेंड्स, टीम समर हिल की ओर से मैं निरंजन कुमार आप सभी का वेलकम करता हूं। आज हम लोग सीटेट शिक्षक सीरीज के 16वें एपिसोड में समावेशी शिक्षा के दूसरे क्लास का प्रश्न अभ्यास करेंगे। इसके पहले सीटेट शिक्षक सीरीज 15 आ चुका है, जिसमें समावेशी शिक्षा के ऊपर हमने 6 प्रश्नों का अभ्यास किया था। यदि आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो आप उस क्लास को भी देख लें, और ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करने का मौका मिल सके। और यदि आपने समावेशी शिक्षा का डिटेल क्लास नहीं देखा है तो उसे भी देख लें, ताकि आपका आपकी जो अवधारणाएँ हैं वो विस्तार में क्लियर हो सकें, आपको वो सारी चीज़ें विस्तार से समझ में आ सकें। तो चलिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने डिटेल में उस क्लास को देखा होगा, नोट्स भी बनाया होगा और इसके पहले का शिक्षक सीरीज का भी अभ्यास किया होगा। तो आज फिर से एक बार आप लोग शिक्षक किंग बनने के लिए तैयार हैं। तो चलिए बढ़ते हैं पहले सवाल की ओर। आपको सवाल देखना है, वीडियो को पॉज करना है, 45 सेकंड तक का ज़्यादा से ज़्यादा समय लेना है एक सवाल के जवाब को देने में। उसके बाद वीडियो को प्ले करके आंसर को चेक कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। बढ़ते हैं पहले सवाल की ओर। सवाल है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए, इस स्थिति को जैसी है स्वीकार कर लेना चाहिए, इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम कर लेना चाहिए, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। जल्दी से बताइए। उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो को पॉज किया होगा और फिर प्ले किया होगा। तो चलिए, आपका आंसर सही है या नहीं चेक कर लिया जाए। यह सवाल दिसंबर 2019 के सीटेट एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। तो सवाल है कि शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम अगर हो रही है, बच्चे कम आ रहे हैं, तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? क्या बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए? नहीं। इस स्थिति को जैसी है स्वीकार कर लेना चाहिए, हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाना चाहिए? नहीं। इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को ही कम कर लेना चाहिए? नहीं। तो ये चौथा ऑप्शन हमारा सही होगा। अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ सकें। तो चलिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका पहला सवाल सही हुआ होगा और आज आप लोग 6 जरूर लगाइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। आइए बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। हमारा दूसरा सवाल है, RTE 2009 में, RTE यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्न में से किस पर आधारित है? व्यवहारवादी सिद्धांत, अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति का अभिवृत्ति, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में लाना। जल्दी से बताइए। तो आपने सोच लिया होगा, चलिए इसको पर डिस्कशन कर लिया जाए। कहता है कि RTE एक्ट 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्न में से किस पर आधारित है? तो पहला ऑप्शन देखिए, व्यवहारवादी सिद्धांत। व्यवहारवादी सिद्धांत के ऊपर आधारित है, या फिर अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति की अभिवृत्ति के ऊपर आधारित है, या अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, या फिर मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में लाना। तो इसमें से जो हमारा सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 3 है, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। क्योंकि बाकी के जो ऑप्शन हैं, जैसे पहला है व्यवहारवादी सिद्धांत, तो व्यवहारवादी सिद्धांत यहाँ समावेशी शिक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है। अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति, तो केवल अशक्त बच्चों के प्रति सहानुभूति दिखाया जाएगा और बाकी बच्चों को छोड़ दिया जाएगा। समावेशी शिक्षा ऐसा नहीं कहती है। समावेशी शिक्षा का कहना है कि सारे बच्चों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर शिक्षा मिलनी चाहिए, एक समान शिक्षा मिलनी चाहिए। चौथे ऑप्शन में भी बिल्कुल वही चीज़ है कि केवल अशक्त बच्चों के ऊपर मुख्य धारा में लाना। तो केवल अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में ला दिया जाए, बाकी सारे बच्चों को छोड़ दिया जाए। समावेशी शिक्षा ऐसा नहीं करती है। तो ये अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य है, जिसमें मानवतावादी दृष्टिकोण है। समावेशी शिक्षा का दृष्टिकोण कैसा है? तो मानवतावादी है कि वह सभी को एक समान मानती है, क्षमता पर आधारित है। तो चलिए
उम्मीद है कि आप लोगों को यह सवाल समझ में आ गया होगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। आइए बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर। तीसरा सवाल है, समावेशी शिक्षा हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है, तथ्यों की शिक्षा से संबंधित है। जल्दी से बताइए। उम्मीद है कि आप लोगों को आंसर मिल गया होगा। चलिए इसके ऊपर डिस्कशन कर लिया जाए। समावेशी शिक्षा हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को, यहाँ सवाल ऑप्शन में दिया हुआ है शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है, तो शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित नहीं है, विद्यार्थियों को सम्मिलित करने से संबंधित है, तो ये ऑप्शन गलत है। कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, कक्षा में विविधता, डाइवर्सिटी, ये सही है। दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं, कठोर प्रक्रिया जहाँ आएगा वो तो नेगेटिव पॉइंट है, तो गलत हो जाएगा। तथ्यों की शिक्षा से संबंधित है, फैक्चुअल नॉलेज, ये भी गलत, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है। यह सवाल फरवरी 2012 के सीटेट एग्जामिनेशन में पूछा गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आइए बढ़ते हैं चौथे सवाल की ओर। सवाल है, सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय पृथक्करण, अभिभावकों की भागीदारी, क्षमता संवर्धन, संवेदनशील बनाना। जल्दी से बताइए। चलिए उम्मीद है कि आप लोगों का चौका लग गया होगा। सवाल को दोहराते हैं। सफल समावेशन को समावेशी शिक्षा से ही संबंधित है, निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय, सिवाय का मतलब छोड़ करके, यानी कि इनमें से 3 होंगे और 1 नहीं होंगे। समावेशी शिक्षा में इन 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन सही होगा, 1 गलत होगा। तो देखिए, समावेशी शिक्षा पृथक्करण को बढ़ावा देती है, ये गलत है। अभिभावकों की भागीदारी होती है, क्षमता संवर्धन होती है, संवेदनशील बनाना होती है, यानी कि इसे छोड़ करके, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है। इसको इस प्रकार से पढ़ें कि सफल समावेशन को अभिभावकों की भागीदारी, क्षमता संवर्धन, संवेदनशील बनाना की आवश्यकता होती है सिवाय पृथक्करण के, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि इस सवाल का जवाब आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आइए बढ़ते हैं 5वें सवाल की ओर। 5वां सवाल है, शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। ऑप्शंस है, उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत करना है। दूसरा ऑप्शन है, उन विद्यार्थियों को प्रोन्नत ना करना जो विद्यालय स्तर के अनुकूल नहीं हैं। तीसरा ऑप्शन है, शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। चौथा ऑप्शन, कक्षा में प्रतिभाशाली तथा कमजोर विद्यार्थियों के समूह बनाना। जल्दी से जवाब दीजिए। तो इसका सही आंसर आप लोगों ने सोच लिया होगा। चलिए इसके ऊपर डिस्कशन कर लिया जाए। सवाल है कि शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। किस अंतर्दृष्टि को? तो उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत करना है, प्रोन्नति देने के लिए नहीं। उन विद्यार्थियों को प्रोन्नत ना करना जो विद्यालय स्तर के अनुकूल नहीं हैं, ये भी गलत है, क्योंकि प्रोन्नत नहीं करने की बात ही नहीं है। शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना, ये सही ऑप्शन है। कक्षा में प्रतिभाशाली तथा कमजोर विद्यार्थियों के समूह बना देना, ये भी गलत है, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो फिर यह समावेशी शिक्षा के लक्ष्य को पूरा नहीं करती है। तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। चलिए आज के सीटेट शिक्षक सीरीज के आखिरी सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो आज के सीटेट सीरीज की आखिरी क्वेश्चन, तो आज के सीटेट सीरीज का आखिरी सवाल, विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्न में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा? बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति ना देने को कानूनन दंडनीय अपराध बनाया जाए। विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घरों से बच्चों को लेकर आए। बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपये देना। आवासीय विद्यालय खोलना। क्या होगा सही ऑप्शन? जल्दी बताइए। उम्मीद है कि आप लोगों ने सोच लिया होगा। तो चलिए इसके ऊपर डिस्कशन कर लिया जाए। सवाल है
कि विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्न में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा। सर्वाधिक उपयुक्त की बात की जा रही है, यानी कि इनमें से सभी ऑप्शन कुछ ना कुछ हद तक सही हैं, लेकिन सबसे अच्छा सबसे सटीक आंसर क्या होगा ये चुनना है। पहला ऑप्शन, बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति ना देने को कानूनन दंडनीय अपराध बनाया जाए। क्या ऐसा करना अच्छा होगा? इससे अभिभावक प्रोत्साहित होंगे या फिर उनमें डर पैदा हो जाएगा? तो ये ऑप्शन गलत है। विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घरों से बच्चों को लेकर आए। यह भी बहुत ही दुष्कर कार्य है। अब वह व्यक्ति कहाँ कहाँ ढूंढने जाएगा कि बच्चे कहाँ कहाँ गए हैं, तो ये भी उतना अच्छा नहीं है। बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपये देना, तो ऐसा करना भी गलत है। आवासीय विद्यालय खोलना ये सबसे बेटर ऑप्शन है कि जब आवासीय विद्यालय खोल दिए जाएंगे वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, तो जितने भी वंचित वर्ग के बच्चे उस क्षेत्र में हैं, उस पोषक क्षेत्र में हैं, वे सारे उस विद्यालय में आकर के शिक्षा ग्रहण करना शुरू कर देंगे और वे इस प्रकार से शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे। तो आज के सीटेट शिक्षक सीरीज का यही अंत होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और डीपली अध्ययन करते रहिए।